हेलो स्टूडेंट, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। और जो फर्स्ट हेडिंग है इसका वो है पॉलिटिक्स एज द कोएलिशन ऑफ द इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है और इसमें है लिबरल व्यू क्या है। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्रीक व्यू के बारे में। उसके बाद आई ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू में, ग्रीक व्यू में कहा कि स्टेट जो है कल्याणकारी है और इसका निर्माण लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। ट्रेडिशनल व्यू में ये कहा कि जो स्टेट है और सरकार है उसी का अध्ययन किया जाना चाहिए। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी हैं, ये थ्योरी है जिन्हें आप विस्तार से पढ़ोगे जब आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगे इसके में। उसमें क्या होता है, एक लिबरल व्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी अधिकार, जितने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो लिबरलिज्म के कारण ही है। इसको समझ लो कि लिबरलिज्म क्या है। लिबरल व्यू, ठीक है। लिबरलिज्म कैसे आया? सबसे पहले जो यूरोपियन और लगभग वर्ल्ड में पहले किंग जो थे वो शासक थे। मोनार्की, बड़ी बड़ी मोनार्की शासन करते थे। ठीक है, जो ये मोनार्की थे उसमें दो पावर सेंटर थे, एक था किंग और दूसरा था आपका चर्च। और चर्च जो है वो रिलीजियस अफेयर्स पर कंट्रोल करता था। जो भी पूजा पाठ करनी थी लोगों को या जो भी धार्मिक विश्वास रखने थे वो चर्च गाइडलाइन करता था। पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, इनकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ जो है वो किसके कंट्रोल में थी? वो तो किंग। इसका मतलब व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। किसी तरह का संविधान नहीं होता था, और संविधान नहीं होता था किसी तरह के राइट्स नहीं होते थे लोगों के पास। धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण क्या हुआ, लोगों में तर्क का उदय हुआ। लोग लिटरेट हो गए, लोग रैशनल बन गए, उसमें तर्क का उदय हुआ और वो सवाल जवाब करने लगे कि चर्च हम पे डोमिनेट क्यों है, या राजा हमारा राजा क्यों है, हम क्यों नहीं राजा बन सकते, या राजा हमारे लिए अगर अच्छा काम नहीं करता तो हम उसे क्यों नहीं हटा सकते। लोग लिटरेट हुए, पुनर्जागरण हुआ लोगों को। तो एक जो अधिकारों की जो है वो बड़ी डिमांड पैदा हो गई वेस्ट में। वेस्टर्न जो कंट्री हैं वो वेस्ट होते हैं, जैसे यूरोप, ब्रिटेन। आप यूरोप को वेस्ट लगा सकते हो, पूरे को। अमेरिका भी वेस्ट का हिस्सा है वर्ल्ड का। तो वहाँ एक विचार पनपा कि जी हमें क्या चाहिए, राइट्स चाहिए, हम इक्वालिटी चाहिए, हम इक्वल हैं, हमें ये चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी बात की, वो कहा कि मैन इज ए रैशनल बीइंग। का क्या कहा? मैन इज ए, मैन का मतलब यहाँ सिर्फ आदमी नहीं है, यहाँ औरत भी है। मैन इज ए रैशनल बीइंग। और इसका मतलब क्या है? रैशनल बीइंग का मतलब है कि हम एक विवेकशील प्राणी है, और चर्च या राजा को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या यह अच्छा है या क्या बुरा है। हम ये खुद तय करेंगे कि हमारे लिए किस तरह की सरकार और किस तरह का संविधान होना चाहिए, किस तरह के कानून होने चाहिए। साथ में इसके साथ साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुई, बिग इंडस्ट्रीज स्थापित हुई और माल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्शन के लिए उन्होंने नई नई मार्केट जरूरी थी सेल करने के लिए माल। लेकिन ये राजा जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बंदिशें लगाई गई थी उन पर कि वो अपना माल जो है सही ढंग से बेच नहीं पाते थे, और बाजार के रूल या कानून इस तरह के थे कि उनके व्यापार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने, व्यापारी जो थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने या इंडस्ट्रियल जिसकी थी, इंडस्ट्रीज थी जिनके उद्योगपति थे, उन्होंने इस बात का सहारा लिया लिबरल व्यू का
कि हर व्यक्ति आज़ाद पैदा हुआ है। रूसो का एक बड़ा कथन है, ये आपके पूछा जाता है आपके उसमें कि किसने कहा था कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये रूसो ने कहा था, नोट कर लेना। उन्होंने कहा कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ है, वो कुछ स्वतंत्रताएं लेकर पैदा हुआ है। अगर भगवान ने वो राइट्स दिए हैं, वो स्वतंत्रताएं दी हैं, तो कोई भी धरती की ताकत जो है उन राइट्स और उन स्वतंत्रताओं को छीन नहीं सकता। वो हमें मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है। कोई राजा या गरीब नहीं है, कोई मालिक या नौकर नहीं है। सभी को इस सृष्टि ने इक्वल बनाया है और ये इक्वलिटी हमें समाज में मिलनी चाहिए। तो लिबरल व्यू भी यही कहता है। देखो लिबरल व्यू भी दो तरीके का है। जब शुरू में चीज़ होती है तो वो थोड़ी चीज़ डिमांड करते हैं कि यही मिल जाए तो काफ़ी, राजाओं से स्वतंत्रता मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड की कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता भी हमें ऐसी मिलनी चाहिए जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध ना हो। अब ऐसी स्वतंत्रताएं अगर जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, वो समाज के लोगों के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो इन्होंने कहा बाद में, जब इन्होंने इस तरह की स्वतंत्रता को गलत समझा और उसके परिणाम बुरे निकले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्वतंत्रताएं तो हमें मिलनी चाहिए, फ्रीडम तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम के ऊपर भी किस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए जो समाज के लिए ज़रूरी हो, प्रतिबंधित होने चाहिए। दूसरी बात जो है, सरकार इसलिए नहीं है कि राजे राज करे और ठाठ करे। सरकार इसलिए होनी चाहिए ताकि बहुत सारे जो ग्रुप हैं समाज में, सोशल ग्रुप हैं, उनके एक दूसरे के हित टकराते रहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ग्रुप हैं, उनकी जो भिन्न भिन्न जुड़े हुए लोग हैं, वो एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट उनमें पैदा होता है अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर। एक के इंटरेस्ट दूसरे को प्रभावित करते हैं, या एक को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट दूसरे ले जाएंगे, जैसे हमें ऐसी लगता है कि जो रिजर्वेशन वाले हैं सारी नौकरियां ले जाएंगे। तो इस तरह से सरकार का काम राज करना नहीं, बल्कि सरकार का काम उन हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो लिबरल व्यू ये मानता है। तो लिबरल व्यू के जो एडवोकेट हैं, पहले तो उनका नाम देख लो। लॉक हैं, बेंथम, मिल, लॉस्की, रॉबर्ट डहल, ये सारे इसके एडवोकेट हैं। मतलब इन्होंने इसको एडवोकेट किया था कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिक्स इज ए स्टेट और ग्रुप एक्टिविटी, डिफरेंट इंडिविजुअल सीक देयर इंटरेस्ट एज ए मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप से जुड़े होते हैं। A large number of group in society seek the interest of their member against the conflict interesting of competing groups। और हर आदमी, हर जो ग्रुप है, वो सोचता है कि जो दूसरा ग्रुप है कहीं हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको वायलेट ना कर दें। इस वजह से वो क्या होते हैं, जो ये पॉलिटिक्स है, इन ग्रुप्स के, भिन्न भिन्न ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं उनको क्या करना है, उनको रिजोल्व करना है। और सभी मिलकर शासन चलाते हैं, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता। सभी ग्रुप के लिए डिसीजन और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उसके बाद है पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ कोएलिशन इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स जो है, भिन्न भिन्न जो स्वार्थ हैं लोगों के, स्वार्थ नहीं कहूँगी मैं, हित कहूँगी, उनको उनके बीच में कोएलिशन स्थापित करना है ताकि एक ग्रुप के इंटरेस्ट जो है दूसरे ग्रुप के इंटरेस्ट को हानि ना पहुंचाए और समाज में पावर जो है किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के हाथ में ना हो। कोई एक ग्रुप ऐसा जो दूसरों को डोमिनेट कर सके नहीं। पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो क्लैश होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप में उनको रिजॉल्व कर सके। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, पॉलिटिक्स इज ए मीन ऑफ प्रमोशन गुड। एक व्यक्ति का या एक सेक्शन का भला करना नहीं, बल्कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है बहुत सेक्शंस, बहुत ग्रुप से मिलकर बनी हैं, सभी ग्रुप का सामान्य हित हो, यही किसका, यही लिबरल व्यू है। लिबरल व्यू चाहता है।
उसके बाद है पॉलिटिक्स इज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग कॉमन गुड्स, ये हो गया। उसके बाद आपका मार्क्सिस्ट व्यू, इसकी भी एक हिस्ट्री है जो आपको समझनी जरूरी है। अच्छा, अब आया लिबरलिज्म, आ गया था। लिबरलिज्म किसके कारण आया? पहले थे किंग, ठीक है। उसके बाद किंग राज खत्म हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण लिबरलिज्म आ गया जी, ठीक है। लिबरलिज्म ने किसकी डिमांड की? स्वतंत्रता की डिमांड की, कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, हम कुछ भी करें, हमें रोका नहीं जाना चाहिए। और एक बड़ा फेमस शब्द उनकी तरफ से आया था, वो है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर, स्पेलिंग देख लेना आप, थोड़ी बहुत वो हो सकती है। लेसिस फेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में? हस्तक्षेप, इसको जानते हो, है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप का मतलब कि हमारे मामलों में किसी तरह का इंटरफेयर ना किया जाए। और ये डिमांड आई थी व्यापारी की तरफ से, पूंजीपतियों की तरफ से, कैपिटलिस्ट की तरफ से, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए थे यूरोपियन कंट्रीज में। अब जब इन पर किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए तो देखना क्या होगा। ये आगे जी आपके पूंजीपति कैपिटलिस्ट है, ठीक है। इन्होंने लगाए जी उद्योग, इंडस्ट्री लगा दी कोई भी, और इस इंडस्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों से रिलेटेड बहुत सारे कानून होते हैं, पता है आपको? आपके देश में भी बहुत सारे कानून हैं। इसके अनुसार 14 साल से कम कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। महिला और पुरुष अगर दोनों काम कर रहे हैं तो इक्वल वेतन दिया जाएगा। काम के घंटे 8 होंगे, और अगर 8 घंटे से ऊपर किसी का कोई काम करेगा तो उसको क्या होगा? उसको ज़्यादा ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। उसके बाद जो है, अगर आपका केमिकल फैक्ट्री है तो जो उसको बचाने के लिए कि उसकी सांस में केमिकल ना जाए, इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए कि वो उसकी शरीर को कोई हानि ना पहुंचाए, मतलब प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाए। जो स्थान है जहां इंडस्ट्री आपकी चल रही है वो खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कि उसकी सेहत पर कोई बुरा असर ना डालें। जैसे मतलब मान लो कोई भी व्यक्ति हथकरघे उद्योग में काम कर रहा, हथकरघा जहाँ पर रुई वगैरह बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, अगर उसको मास्क ना दिए जाए तो जो रोए हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, और वो रोए जो है उसको, उसके जो गुर्दे हैं उसको खराब कर देंगे। तो ऐसे में क्या है, जो मजदूर है वो बीमार हो सकता है। अब उसको मास्क प्रोवाइड करना किसका काम है? जो उद्योग लगा रखा है उसने, उसका काम है, ठीक है। तो इस वजह से ये इक्विपमेंट जरूरी हैं। केमिकल फैक्ट्री है तो बराबर इस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए कि मान लो गैस का रिसाव हो जाए तो आपके मजदूरों पर कोई असर ना पड़े, और उसके बावजूद कोई हानि हो भी जाए, किसी का हाथ कट जाए या कोई अंधा हो जाए तो बराबर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर सारी चीजें ये देना शुरू कर दें उद्योगपति तो क्या होगा? बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अब ये कहता है कि लेसिस फेयर की थ्योरी होनी चाहिए जी, आपको तो कोई इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए जो सरकार थी। तो अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो कानून कौन बनाएगा? मजदूरों को बचाएगा कौन? तो सरकारें कानून बना नहीं रही थी, लेसिस फेयर के सिद्धांत को मान रही थी। मार्केट में छोटे छोटे जो सामान बेचने वाले थे वो पिट रहे थे, क्योंकि उनको बचाने की कोई भी गवर्नमेंट रूल बना नहीं रही थी। तो इस वजह से क्या शुरू हो गया? शोषण शुरू हो गया। और किसका शोषण हो गया शुरू? एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। और एक्सप्लॉयटेशन किसका शुरू हो गया? मजदूरों का, ठीक है। तो
तो जब सारे संसार के मजदूर या यूरोपियन कंट्रीज के मजदूर जो हैं इस तरह से दुख झेल रहे थे, ना ही उनको जो उद्योगपति है 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवा रहा था, क्योंकि रूल नहीं थे। ये रूल मैंने बताया जो अब हैं वो बता रही थी, उस टाइम कोई रूल नहीं थे। जो अंधे लंगड़े हो जाते उनको घर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता, उनको कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिए जाते। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं गंदे जगह पर काम करती थी और उन्हें पैसा भी बराबर मजदूरी का नहीं मिलता था। तो सारे यूरोप में ये बात फैल गई कि जो पूंजीपति है वो शोषण कर रहे थे, और ऐसे में मार्क्स का उदय हुआ। मार्क्स का जो मार्क्स थे वैसे तो पैदा तो हुए वो जर्मनी में थे, लेकिन बहुत सारा समय उनका जो है वो कहाँ बीता, इंग्लैंड में बीता, क्योंकि वहाँ रहने ही नहीं दिया ना इनको। बहुत क्रांतिकारी थ्योरी दी थी इसने। तो इन्होंने, मार्क्स ने क्या कहा कि जो मजदूर हैं वो शोषण का शिकार हो रहे हैं और जो पूंजीपति और शासन करने वाले लोग मिलकर उन्हें लूट रहे हैं। तो ये लिबरलिज्म की समस्या थी, और लिबरलिज्म को इन्होंने फिर बुरा माना। जो एक टाइम लिबरलिज्म इतना फेमस हो गया था और जिसने राजाओं से मुक्ति दिलाई थी समाज को, अब ये लिबरलिज्म खुद ही एक समस्या बन गया। तो मार्क्स आए। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि समाज जो है वो 2 भागों में बट गया है। चलो हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, आप साथ साथ में बनाते रहना। ये है समाज आपका, सोसाइटी, ठीक है। ये 2 भाग में बट गई है। एक तरफ लेबरर हैं, मजदूर हैं। एक तरफ कौन है? पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं इनको। ये शोषित हैं, एक्सप्लॉइट हैं, और ये शोषक हैं, एक्सप्लॉइटर हैं। ये इनका जो है पूंजीपति जो है मजदूरों का खून चूसते हैं, और उनके पास, लेबरर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है अगर वो लड़ेंगे। और समाज जो है 2 वर्गों में बट गया है। इस समाज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वर्गों में संघर्ष हो गया, और वो 2 वर्ग कौन से हैं? लेबरल हैं और कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं। अब इसे कैसे दूर किया जा सकता है? उन्होंने कहा, मजदूर भाइयों खड़े हो जाओ, आपके पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए आप क्या कर दो? ब्लडी रेवोल्यूशन कर दो। ब्लडी रेवोल्यूशन का मतलब होता है खूनी क्रांति कर दो, पूंजीपतियों को मार दो, उनकी जो इंडस्ट्रीज है उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो, आप आज़ाद हो जाओगे। और उन्होंने एक बड़ी पूरी थ्योरी दी ऐसा करने के लिए। ऐसे नहीं है कि वो मजदूरों को उकसाने के लिए, उन्होंने पूरी किताब लिखी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने कहा कि एक दल होगा, एक लीडर के अंतर्गत काम करेगा, और वो दल होगा मजदूर पार्टी होगी, वो लेबर पार्टी होगी, लेबर की पार्टी होगी। वो मजदूरों की पार्टी क्या होगी? एक अपने नेता के नेतृत्व में क्या करेगी? विद्रोह करेगी, और विद्रोह में वो क्या करेगी? ब्लडी रेवोल्यूशन करेगी और खूनी क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को मार देगी। राज्य जो लिबरलिज्म का समर्थक है, इन पूंजीपतियों का समर्थक है, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। रूल कौन करेंगे? लेबरर करेंगे, मजदूर करेंगे। यहाँ कोई भी उद्योग प्राइवेट नहीं होगा, सब उद्योग पब्लिक होंगे। सारी जो पूंजी है पब्लिक के अंडर या गवर्नमेंट के अंडर आएगी, और गवर्नमेंट किसकी होगी? मजदूरों की। और वो गवर्नमेंट जितना भी लाभ जो है इनसे आएगा, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, वो लाभ जो है इक्वली किस में बांट दी जाएगी? इक्वली सभी वर्गों में बांट दिया जाएगा, कोई वर्ग ही नहीं रहेगा। इन्होंने कहा ना वर्ग रहेगा, ना स्टेट राज्य रहेगा। इन्होंने कहा जब ये लेबरर भी अच्छी ढंग से सरकार चला देंगे और समाज ऐसा बन जाएगा जिसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टेट की, तो उन्होंने कहा एक ऐसी सोसाइटी का उदय होगा जहाँ ना क्लास होगी, क्लास लेस सोसाइटी, स्टेट लेस सोसाइटी, जहाँ पर समाज भी नहीं होगा और स्टेट भी
नहीं होगी। ऐसी सोसाइटी का निर्माण कब होगा? जब मजदूरों का शासन होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये मजदूर भी शासन छोड़ देंगे, क्योंकि शासन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति शासन करेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि राज्य का काम वोट देने से काम नहीं चलता कि वोट का अधिकार दे दिया। जब तक व्यक्ति भूखा है उसे वोट के अधिकार की ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल राइट की बजाय उन्होंने इकोनॉमिक राइट देने की बात कही। रशिया ऐसा पहला देश था 1917 में जहां इस तरह की क्रांति हुई और मार्क्सवादी सरकारों की स्थापना हुई। तो मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स के जो प्रोपेगेटेड बाय मार्क्स, हीगल, एंजल, लेनिन, ग्राम्की एंड मायो। और मायो था चीन का, ग्राम्की इटली का, ये रशिया का। एंजल्स जो है मार्क्स के दोस्त थे। Marx we hold the primacy of economic interest by looking at politics as control over mean of production। इन्होंने कहा कि आप वोट को तो रहने दीजिए, पॉलिटिकल राइट की बजाय आप इकोनॉमिक राइट दीजिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सारे जो संसाधन है वो किसके कंट्रोल में होने चाहिए? मज़दूरों के कंट्रोल में होने चाहिए। मज़दूर का मतलब आम जनता के कंट्रोल में होना चाहिए, सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। इट इज़ कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन which determines the law, institution, form of consciousness। Politics is an instrument of class domination। इन्होंने कहा जो राजनीति है वो एक गलत चीज़ है, स्टेट से मतलब है यहाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? एक क्लास के डोमिनेशन, जैसे पूंजीपतियों का डोमिनेशन था। क्लास स्टेट राइज व्हेन सोसाइटी इज डिवाइड इनटू क्लास। स्टेट का उदय तब होता है जब दो वर्गों में संघर्ष हो, और जो उसका निर्माण कौन करता है? जो इस संघर्ष में डोमिनेट करता हो। जैसे ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों ने इसको बनाया है, और किसके लिए बनाया है? मजदूरों का शोषण करने के लिए, ताकि जो राज्य है, राज्य की जो पुलिस और फौज है वो मजदूरों को दबाए, स्ट्राइक करे तो उनको मारे। इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक क्लास रहेगी राज्य है, जब क्लास नहीं होगी तो राज्य की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स इन बुर्गेशियस स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट। बुर्गियस मैंने होता है पूंजीवादी, बुजुर्गा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। वो किस लिए है? ताकि पॉलिटिकल पावर का यूज एक रूलिंग क्लास के लिए, दूसरी को ऑप्रेस करने के लिए, दूसरी क्लास को, मजदूर क्लास को ऑप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, ये आपकी मार्क्सवादी विचारधारा थी। बड़े ध्यान से करना इसको।